हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से योजना बनाई है कि जहां जहां उनके छात्रावास हैं उनका वहां स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और वहीं उनका उपचार किया जाएगा। कई केंद्रों में शिशु सदन भी बने हैं, लेकिन वहां बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, मैं चाहूंगी कि अपनी सरकार भी इस दृष्टि से सोचे। केवल अनुदान देने की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से योजना का निर्माण करना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने आप को देशद्रोही नहीं माने। इस दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए और वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, जिससे उनको अकेलापन महसूस ना हो। केवल 100 या 150 रुपए की पेंशन देने के बाद हम अपने कार्य की इति समझ लें, यह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को सोचें तो हमारे मंत्रालय का जो उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह फलीभूत हो सकेगा। हमें गरीबों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए पूरी तरह से सोचकर उनके हित की योजनाएं बनानी चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देना चाहता हूं। वे युवा हैं और अति परिश्रमी हैं। मैं आशा करता हूं कि उनकी कार्यावधि के दौरान श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। भारत में दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक बहुतायत में हैं। हम औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित राष्ट्रों में से भी एक हैं। हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार बहुत ही सुदृढ़ है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन समस्त उपलब्धियों के पीछे जो श्रम बल है, देश में निरंतर उनकी उपेक्षा की जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही है। चाहे कोई वैज्ञानिक आत्महत्या करे अथवा किसी बंद मिल में मजदूर भूखा मरे, इससे सरकार द्वारा बढ़ती जा रही उपेक्षा प्रमाणित होती है। देश में अनेक उद्योग रुग्ण इकाई के रूप में बंद हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से मिल मालिक भारी मात्रा में ऋण लेते हैं और उस धनराशि को उद्योग की उन्नति में लगाने के बजाय संपूर्ण राशि हड़प कर जाते हैं और इकाई को रुग्ण घोषित कर देते हैं। सभापति महोदय, गत और आगत वर्षों की संधि वेला के आसपास इस वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख वैज्ञानिकों का यह मिलन एक तरह के प्रतीकात्मक है। यह इस बात का स्मरण कराता है कि राजनीति और विज्ञान को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हम एक
नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह 7वां दशक एक प्रकार से निर्णायक विकास का दशक होगा और ऐसा दशक होगा जिसमें आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर लेंगे। पिछले कुछ महीने काफी उत्तेजनात्मक रहे हैं, जिसमें तेजी से और नाटकीय घटनाएं हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि हर तरफ बढ़ती आकांक्षाओं का वातावरण बना है। लोग चाहते हैं कि काम तत्काल हो और नतीजे जल्दी सामने आएं। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से आगे अधिक तेजी से बढ़ा जा सकता है। हाँ, कोई जादुई हल नहीं हो सकता, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी हो सकती है और है बहुत आवश्यक भी है। हम काम करने के तौर तरीकों को प्रशासन में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके बदल सकते हैं। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों के लिए विशारे लाभ पहुंचाने हेतु एक प्रस्ताव रखा था, जो ज्ञान विज्ञान के प्राप्त प्रयोग से अर्जित हो सकते हैं। इससे सरकार और हमारे वैज्ञानिकों पर एक विशेष दायित्व आ गया है। हम विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन मानते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ केवल उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन। विज्ञान का वितरण से भी उतना ही संबंध है जितना कि उत्पादन से। इसमें निहित है भौतिक और मानवीय साधनों, यंत्रों व सामाजिक संगठन का अच्छा से अच्छा उपयोग, ताकि जनहित के कामों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। वैसे तो मानव कल्याण के लिए राष्ट्रों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज संसार की जो रचना है उसमें हमें इन्हीं सीमाओं के भीतर सोचना पड़ता है कि सरकारें अपनी अपनी जनता के लिए क्या कर सकती हैं। फिर भी हमारी शहरी आबादी के एक वर्ग को छोड़कर हमारा समाज प्रायः वैसा ही है जैसा प्रौद्योगिक विकास से पहले था। जब तक हम अपने सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं बढ़ाते, तब तक हमारे वैज्ञानिक प्रयास समाज के छोरों को ही छू पाएंगे और देश बहुत पीछे रह जाएगा। सभापति महोदय, किसी भी देश में, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी या साम्यवादी, वैज्ञानिक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वभौम स्तर का विकास करना और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण रखना। फिर भी समाज के अल्पतंत्रीय या श्रेणीबद्ध पहलू वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावित करते हैं। अतः जब तक हम वैज्ञानिक परंपरा और अपने से ऊपर वालों से पड़ने वाले दबावों का मुकाबला करने हेतु अपने इस दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे अपना ऐसा समुदाय नहीं बना सकते हैं जिसकी विशेषता वास्तव में वैज्ञानिक हो। केवल वैज्ञानिक समुदाय की श्रेणीबद्धता ही उद्देश्यपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण ढंग से इन क्रियाओं को करने में समर्थ हैं। यह नहीं कि भिन्न या नए विचारों का दमन करने में। स्पष्ट है कि एक बार कुछ फैसले हो जाने पर वैज्ञानिक समुदाय के
हर व्यक्ति को अपने अपने नियत काम को पूरा करने के लिए अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार पूरी तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए। असल कसौटी यह है कि वैज्ञानिक वर्ग गतिशील और उग्रदृष्टा है या नहीं। यद्यपि हर वैज्ञानिक, चाहे वह किसी भी हैसियत या अवस्था का हो, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकता है और यह महसूस कर सकता है। स्टॉप। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।